रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज डॉक्टर देवांशु बंसल हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, शो का प्रारूप है कि इतनी विस्तृत जानकारी जिस संबंध में आपने दी है उस संबंध से रिलेटेड एक सवाल जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं उससे संबंधित एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए वो इनामी सवाल है, तो आप वो श्रोताओं से पूछें। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि कितना पानी आपके लिए काफ़ी है और कैसा आप जानें कि जो आप पानी पी रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। बिल्कुल, आपको बताना है कि कितना पानी आपके लिए सफिशिएंट है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने अपनी चर्चा में बताया भी था। नंबर वही 22007002222800। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे 22007002222800। साथ ही हमारा फेसबुक पेज दैट इज रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, वहां जाके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। यस, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज डॉक्टर देवांशु बंसल यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आपने एक सवाल पूछा था कि एक एडल्ट के लिए वयस्क के लिए पानी कितना होना चाहिए जो सफिशिएंट है, और आंसर दिया है नरेंद्र ने कि 2.5 लीटर से 3 लीटर का पानी एक नॉर्मल रूटीन में सफिशिएंट है। आई थिंक ये जवाब जी बिल्कुल सही है और ये बन गया हमारे शो के पहले विजेता। इनको पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर वीरेंद्र लेजर, फेको सर्जरी सेंटर टॉक जयपुर की ओर से। साथ ही इनका एक सवाल और है कि अगर प्रोटेस्ट जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, उसके बारे में कैसे एक आदमी पहचाने कि वो ठीक है या बढ़ी हुई है। जैसे कि अपन ने बात की थी कि उनको अगर पेशाब की परेशानियां हो रही हैं, जैसे कि पेशाब के अंदर रुकावट होना, बार बार जाना, पेशाब में जोड़ लगाना, पेशाब की कंट्रोल में कमी आना, रात में उठ के जाना, तो वो यूरोलॉजिस्ट से मिलें। तो कई बार ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं लोग, अल्ट्रासाउंड में आता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पर लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि उनको इलाज की ज़रूरत है। प्रोस्टेट ऐसे भी बढ़ सकता है और कोई परेशानी नहीं कर सकता है। अगर परेशानी नहीं हो रही है तो कई बार उसको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि परेशानी होती है पर प्रोस्टेट का साइज अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल आता है, तो लोग बोलते हैं कि प्रोस्टेट तो नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड में तो हमें परेशानी क्यों हो रही है। नॉर्मल साइज का प्रोस्टेट भी परेशानी कर सकता है। तो केवल साइज क्राइटेरिया नहीं होता है इलाज के लिए। आपकी परेशानी का इलाज डॉक्टर करेंगे, आपकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर प्रोस्टेट का साइज है उसका इलाज नहीं होता है। साथ ही अशोक जी का एक सवाल कि 58 साल की उनकी उम्र है और यूरिन जो है वो रुक रुक के आता है, स्पीड स्लो है, तो क्या ये भी कोई समस्या हो सकती है। जैसा कि अपन ने बात की, ये प्रोस्टेट का परेशानी का लक्षण हो सकता है। उनको आई थिंक एक यूरोलॉजिस्ट से मिलकर और जांचें करा के इलाज लेना चाहिए। और साथ ही कोमल का भी एक सवाल कि ओल्ड एज में जो फीमेल्स होती हैं कई बार ऐसा होता है कि यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं होता, किस तरीके से। यूरिन जो कंट्रोल में प्रॉब्लम होती है स्पेशली ओल्डर फीमेल्स में, वो 2 तरीके की हो सकती है। या तो उनको खांसने छींकने पे कंट्रोल में कमी होगी, जिसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसके लिए अपन ने जो बात की थी कि जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो मेजर ट्रीटमेंट अपना होता है। जो दूसरी तरीके की कंट्रोल में कमी होती है वो ये होता है कि उनको लग रहा है पेशाब और उनको भाग के जाना पड़ता है, या फिर उनको सोचते हैं पेशाब जाने और रोक नहीं पाते हैं, तो वो ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी की तरफ जाता है। उसके लिए जैसा अपन ने बताया था, लाइफस्टाइल चेंजेस, पानी में बदलाव, चाय कॉफ़ी मिर्ची वाला खाना कम करना, और उसके लिए दवाइयाँ होती हैं और ब्लैडर ट्रेनिंग भी होती है जो कि यूरोलॉजिस्ट उनको समझा सकते हैं। तो दोनों अलग बीमारियाँ हैं जिनके कारण पेशाब की कंट्रोल में कमी हो सकती है और उनके अपने अपने इलाज वो यूरोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। जी, साथ ही साधिका का भी एक सवाल कि किडनी उनकी सिकुड़ी हुई है और यूरिन ज़्यादा आता है, तो किस तरीके से केयर की जाए। किडनी सिकुड़ी हुई एक्चुअली काफ़ी उनको देखना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा कि किडनी एक सिकुड़ी हुई है कि दोनों सिकुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों बहुत ही अलग बीमारियां हैं। तो शी शुड मीट अ यूरोलॉजिस्ट, उनको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, चिकित्सक से संपर्क जांच करना चाहिए। कराना बिल्कुल। उस्मान का भी एक सवाल कि अगर पथरी हो गई है, एक बार निकलवा ली है, तो क्या दोबारा पथरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो पथरी होने के कारण है वो कहीं नहीं जा रहा है, केवल इलाज से पथरी निकलती है। तो जो प्रिकॉशंस अपन ने बात की वो करें, और अगर दोबारा पथरी हो रही है तो यूरोलॉजिस्ट से मिलें। जी डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर ये भी एक बहुत सुनने में आता है, किस तरीके की ये बीमारी है और किस तरीके से मरीज को यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किडनी फेलियर काफ़ी संगीन बीमारी होती है और जो कि पूरी तरीके से एक रोगी की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है, और पूरे वर्ल्ड ओवर किडनी फेलियर की बीमारी काफ़ी ज़्यादा है और उसका इलाज काफ़ी कम है। जो मेजर इलाज अपना किडनी फेलियर के मरीजों के लिए होता है, जो नंबर 1 पे आता है, वो ट्रांसप्लांट होता है, मतलब गुर्दा बदलवाने का ऑपरेशन। पर गुर्दा बदलवाने के ऑपरेशन के लिए आपको एक डोनर चाहिए होता है जो कि गुर्दा दे सके। जो बेस्ट डोनर होता है वो आपके रिलेशन के अंदर जीवित डोनर होता है जो कि अपना एक गुर्दा देता है, जो उसके बेस्ट रिजल्ट्स रहते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं जो कि अपने पास ऑर्गन डोनेशन सोसाइटीज़ जो आपके लिए प्रचार करते हैं, जो कि
ब्रेन डेड डोनर से या फिर नॉन हार्ट बीटिंग डोनर से जो गुर्दा मिलता है। इस गुर्दे का जो बदलवाने का ऑपरेशन होता है ये यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन्स करते हैं। तो ये जो रोगी होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट की केयर में होते हैं, उनकी डायलिसिस हो रही होती है, या जो गुर्दे फेल हो जाते हैं उनका इलाज मेनली जो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो कर रहे होते हैं। बट ऑपरेशन के लिए वो यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करते हैं, या फिर कई बार किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डायरेक्टली भी इन रोगियों को देखते हैं और उनके गुर्दा बदलवाने का जो ऑपरेशन होता है जो कि उनको एक नई ज़िंदगी दे सकता है, वो ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन करते हैं। इसी के साथ अगर इन मरीजों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो डायलिसिस करने के लिए भी कुछ ट्यूब डालनी पड़ती हैं या रास्ता बनाना पड़ता है शरीर के अंदर जिससे कि डायलिसिस हो सके। जैसे कि जिसको फिस्टुला कहते हैं, जो कि हाथ में बनता है, जिससे कि डायलिसिस होती है लंबे समय की, या फिर गर्दन में ट्यूब डलती है या फिर छाती में ट्यूब डलती है जिससे कि डायलिसिस हो सके, या फिर पेट में ट्यूब डलती है जैसे कि जिसको CAPD कहते हैं। तो ये ऑपरेशन भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं। CAPD का ऑपरेशन, फिस्टुला का ऑपरेशन यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट सर्जन करते हैं। और इन रास्तों से डायलिसिस हो सकती है जब तक कि ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। नंबर 1 ट्रीटमेंट स्टिल ट्रांसप्लांट रहता है। जिनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है उनको 1 साल में 95% सक्सेस रेट यूजुअली ट्रांसप्लांट की रहती है, और वो गिर के 10 साल में अराउंड 65-70% हो जाती है। बट दैट इज़ ऑल्सो अ मेजर नंबर। 65-75% लोगों का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है 10 साल के बाद भी, और वो उनको एक नई ज़िंदगी दे सकता है क्योंकि वो डायलिसिस से मुक्त हो सकते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी ले सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। बस उनको अपनी दवाइयाँ जो कि ट्रांसप्लांट के बाद चलती हैं वो समय पर लेनी पड़ती हैं, और अगर सब ठीक चल रहा है और सक्सेस रहता है तो उनके लिए वो एक नई ज़िंदगी रहती है। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं या कोई नुकसान भी हो सकता है? ट्रांसप्लांट एक मेजर ऑपरेशन है, और अगर आप लाइव डोनर के साथ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 2 लोगों के लिए ये मेजर ऑपरेशन हो जाता है। जो डोनर है वो तो एक्चुअली रोगी नहीं है, वो एक रेसिपिएंट को अपना गुर्दा दे रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल सेफ्टी रखी जाती है। स्पेशली हमारे माइंड में काफ़ी रिस्पेक्ट होती है डोनर्स के लिए, क्योंकि वो किसी और रोगी के भले के लिए ऑपरेशन करा रहे हैं जबकि उनको खुद कोई बीमारी नहीं है। तो ये अटमोस्ट केयर रखी जाती है कि डोनर को कुछ भी परेशानी नहीं हो। कोई भी, हर ऑपरेशन में रिस्क होती है, पर डोनर यूजुअली क्योंकि हेल्दी लोग होते हैं, उनकी काफ़ी सारी जांचें पड़ताल होती हैं कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, तो इसलिए उनके ऑपरेशन में रिस्क भी कम होती है। 1000 में से 1-2 डोनर होंगे जिनको आगे जाके कोई परेशानी हो सकती है, तो उनका ऑपरेशन रिलेटिवली सेफ होता है। जिन रोगियों का ट्रांसप्लांट होना होता है वो ऑलरेडी काफ़ी सिक होते हैं, उनको साथ में BP होता है, कई लोगों को शुगर होता है, और किडनी फेल होने के कारण शरीर में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी सर्जरी में रिस्क ज़्यादा होती है। पर आजकल की जो सर्जरी और एनेस्थीसिया की टेक्निक्स हैं वो रिलेटिवली सेफ़ हैं, और काफ़ी ध्यान के साथ काफ़ी जांचों के बाद ये ऑपरेशन किया जाता है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि ये ऑपरेशन रिलेटिवली काफ़ी सेफ है, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ऑलमोस्ट 95% लोगों को 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद भी ये गुर्दा सक्सेसफुली काम करता है। क्रिएटिनिन जो उनका बॉडी के अंदर जो टेस्ट होता है जो कि गुर्दे का फंक्शन देखता है वो नॉर्मल आ सकता है, और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा जीना शुरू कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तो हो गया रिसीवर, एक हो गया डोनर। दोनों के बीच क्या कोई संबंध ज़रूरी है या फिर कोई भी डोनर बन सकता है? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एक्चुअली रिलेशन होना ज़रूरी है। जो ये पैसे दे के डोनर लेना या फिर अनरिलेटेड डोनर्स, जो कि अनरिलेटेड भी 2 तरीके के होते हैं। जो एक तो ब्लड रिलेशन होता है, वो ब्लड रिलेटेड डोनर हो गए। एक ब्लड अनरिलेटेड डोनर होते हैं जो कि मैरिटल रिलेशन के अंदर आते हैं, दे आर अलाउड। बट जो टोटली अनरिलेटेड डोनर्स हैं या फिर जो पैसे दे के डोनर का जो ये होता है, दैट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, तो वो नहीं है सही। तो अगर आपका लाइव डोनर कोई है तो वो आपके रिलेशन में होना ज़रूरी है, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो चाहे वो मैरिटल रिलेशन हो। और ट्रांसप्लांट से पहले एक पूरी कमेटी बैठी जाती है जो कि सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर वर्क को चेक करती है और मेक श्योर करती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन ऑर्डर हैं और आपके रिलेशन में ही ये ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि नहीं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली। जी डॉक्टर साहब, एक और पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट कि क्या ये जो डोनर और जो एक रिसीवर के बीच सामंजस्य बैठाया जाता है, क्या इससे कोई रिस्क भी हो सकती है? अगर ये संबंध इलीगली बिठाया गया है तो ये डेफिनेटली रिस्क हो सकता है, क्योंकि एक तो ये जो ऑपरेशन होंगे ये किसी ढंग की जगह पे नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो भी अच्छी जगह है ट्रांसप्लांट करने वाली वो सारे पेपर वर्क और सारे ये चीज़ों का ध्यान रखती हैं, और सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, साथ में आपको डायलिसिस की सुविधा होनी चाहिए, कभी कभी ICU की सुविधा होनी चाहिए, खून की सुविधा होनी चाहिए, प्रॉपर नेफ्रोलॉजिस्ट होने चाहिए और प्रॉपर ट्रांसप्लांट सर्जन होने चाहिए, तभी इस ऑपरेशन का फ़ायदा है। अगर आप इलीगल तरीके से करा रहे हैं और किसी सही जगह पे नहीं हो रहा है तो वो डोनर को भी रिस्क पे डालता है, रेसिपिएंट को भी रिस्क पे डालता है, और उसका सक्सेस नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक तो हो गया लाइव डोनर और एक जो मृत शरीर से हम अंग दान करवाते हैं। डॉक्टर साहब, जो
मृत शरीर से लिए जाते हैं पार्ट्स, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है? यूजुअली जैसे ही कोई मृत डोनर की न्यूज़ मिलती है, तो जब वो यूजुअली ब्रेन डेड डोनर्स होते हैं जो कि गुर्दा देते हैं, उनके अंदर जब ये ब्रेन डेथ की अनाउंसमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो प्रॉपर टेस्ट, एक प्रोटोकॉल होता है जो कि शुरू हो जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वो ब्रेन डेड हैं कि नहीं। उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट की टीम करती है, नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो मृत डोनर है उनके रिलेटिव से बात की जाती है, उनको प्रॉपरली काउंसिल किया जाता है, उसके फ़ायदे नुकसान समझाए जाते हैं और प्रॉपर पेपर वर्क के साथ साइन लेके फिर ये किया जाता है। तो यूजुअली जब ये प्रोसेस चल रहा होता है उसी दौरान रोगियों को बुला लिया जाता है जिनको ये किडनी मिलेगी, और उनकी जांचें भी शुरू हो जाती हैं, जिससे कि जो समय बीच में किडनी निकालने और किडनी डालने का समय मिनिमम रखा जा सके। यूजुअली हम आधा घंटा या उससे कम समय रखने की कोशिश करते हैं। अगर कभी कभी आप न्यूज़ में देखेंगे कि एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर भी किडनी जाती है, अगर ऐसा किया जाता है तो प्रॉपर प्रिजर्वेशन सोल्यूशन के अंदर वो किडनी को रखा जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से उसे प्रिजर्व किया जाता है, जिससे कि किडनी का फंक्शन इफेक्ट नहीं हो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस किडनी को रोगी के पास पहुंचाया जाता है। जी, रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज, आज चर्चा कर रहे हैं यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर देवांशु बंसल। आप भी पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जो आपके मन में है, नंबर्स वही 2200700800, साथ ही हमारा फेसबुक पेज दैट इज रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी, रेडियो पिंक सिटी। ओनली ऑन 100.3 एफएम, 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम प्रोग्राम हेल्थ इश्यूज, डॉक्टर देवांशु बंसल यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बजेगा एक सवाल कि क्या इस तरह की समस्याओं से बेबी होने में प्रॉब्लम हो सकती है? यूरोलॉजी की प्रॉब्लम जो इनफर्टिलिटी कहते हैं उसका मतलब यही होता है कि आपको बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कई लोगों को पता नहीं होता है, बट मर्दों के कारण बच्चा नहीं होना 50% ऑफ द टोटल इनफर्टिलिटी का कॉज मर्द होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज़ की प्रॉब्लम के कारण इनफर्टिलिटी हो रही है, आधे कारण जो निकलते हैं वो मर्दों की प्रॉब्लम के कारण निकलते हैं, और इसका इलाज भी संभव है। आजकल अपना खुद का बेबी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कपल के लिए, पर अगर 6 महीने से 1 साल रेगुलरली ट्राई करने के बाद भी अगर आपको बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके इलाज के लिए यूरोलॉजिस्ट से मिला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कपल साथ में नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ जॉब्स या बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, या फिर उनको पता नहीं होता कि टाइमिंग क्या है, जो फर्टाइल पीरियड होता है कि जिस टाइम पे विमेन की साइकिल के अंदर जिस डेज के अंदर सेक्स करने से बेबी के चांसेस बढ़ते हैं वो कई बार नहीं पता होता। तो एक तो कई बार उनको ठीक करने से चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं, और अगर किसी को एक्चुअल प्रॉब्लम है कंसीव करने के अंदर तो उनके लिए सीमेन एनालिसिस और आगे जांचें हो सकती हैं, और उनका इलाज भी संभव है। कई बार केसेस के अंदर इधर बाय मेडिसिन और बाय ऑपरेशन ये संभव होता है कि खुद का बेबी हो पाए। जी डॉक्टर साहब, आजकल लोग दूरबीन से बहुत ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, एक चलन सा है, तो क्या ये जो प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट की और इन तरह की किडनी की भी, तो क्या ये इलाज दूरबीन से संभव है? कई बीमारियों का इलाज दूरबीन से एक्चुअल संभव है। एक्चुअली यूरोलॉजी वन ऑफ द फ्यू स्पेशलिटीज़ हैं जो कि लीडर रहे हैं दूरबीन से चीज़ों को ऑपरेशन के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। यूरोलॉजी के अंदर 2-3 तरीके से दूरबीन से ऑपरेशन हो सकता है। एक तो एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होता है। एंडोस्कोपिक ऑपरेशन मतलब कि नॉर्मल जो अपने रास्ते हैं शरीर के अंदर, जैसे पेशाब का रास्ता है, उससे ऑपरेशन होना। इस ऑपरेशन में कोई भी चीरा नहीं आता है क्योंकि आप नॉर्मल पेशाब के रास्ते से ऑपरेशन कर रहे हैं। और यूजुअली जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है या फिर किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन होता है जो कि रास्ते में होते हैं, वो इस रास्ते से किया जाता है। तो ये टोटली एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है दूरबीन का, जो आप माने कि बिल्कुल भी चीरा नहीं आ रहा। फिर लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स आते हैं। लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स के अंदर पेट के अंदर आधे से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे चीरे से दूरबीन से ऑपरेशन किया जाता है। और अगर साथ में गुर्दा या कोई गांठ निकालनी है तो यूजुअली हम जो चीरा लगाते हैं, एक छोटा चीरा लगता है क्योंकि गुर्दे को निकालने के लिए आपको चीरा लगाना पड़ेगा, वो यूजुअली बेल्ट लाइन या पेटिकोट लाइन के नीचे होता है, जैसे कि उसे छुपाया जा सके। क्योंकि दूरबीन का ऑपरेशन का मेजर एडवांटेज कॉस्मेटिक होता है कि चीरे छोटे होते हैं या चीरे नहीं होते हैं तो चीरा दिखता नहीं है। पर कॉस्मेटिक के साथ साथ और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। केवल दर्द कम होना या कॉस्मेटिक एडवांटेज होना दूरबीन के ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल जो बॉडी के अंदर सर्जरी का इफेक्ट होता है वो भी दूरबीन के ऑपरेशन में कम होता है। इसलिए पेशेंट का जो रिकवरी है ऑपरेशन के बाद वो दूरबीन के ऑपरेशन में ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, लेज़र ऑपरेशन भी क्या सक्सेसफुल हो जाते हैं?
एक्चुअली लेज़र ऑपरेशन बहुत ही जनरल टर्म हो गया आजकल। हर ऑपरेशन जो कि दूरबीन से हो रहा है उनको लोग लेज़र ऑपरेशन बोलते हैं कि हमें लेज़र से ऑपरेशन कराना है। कभी कभी जैसे दूसरे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टोन को बाहर से किरणों से देख के तोड़ा जाता है, लिथोट्रिप्सी जैसे कहते हैं, उसको भी लोग कहते हैं कि हमें लेज़र से ऑपरेशन कराना है। तो लेज़र एक्चुअली ये सब लेज़र का ऑपरेशन नहीं है, ये सब अलग अलग टर्म्स हैं जिनको जनरल पब्लिक लेज़र के ऑपरेशन के नाम से जानती है। जो दूरबीन का ऑपरेशन है या जो एंडोस्कोपी का ऑपरेशन है वो दूरबीन का ऑपरेशन या एंडोस्कोपी का ऑपरेशन है। लेज़र एक्चुअली एक पत्थर को तोड़ने के लिए या प्रोस्टेट को निकालने के लिए एक अलग डिवाइस होती है जिसको लेज़र होती है, और कुछ ऑपरेशन लेज़र से किए जाते हैं। पर जनरल टर्म जो लेज़र से ऑपरेशन कराना वो एक्चुअली पब्लिक के माइंड में होता है कि हमें दूरबीन से कराना है या फिर हमें छोटे चीरे से कराना है। क्या यूरोलॉजिस्ट जो मेल सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं उनके भी ट्रीटमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, यूरोलॉजिस्ट जो मेल सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं। और कॉमन डिजीज़ जो हम देखते हैं मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, एक तो ये होता है कि जो पीनस की चमड़ी पीछे नहीं जाना, चमड़ी टाइट होना, जिसके कारण उनको पेशाब के अंदर भी परेशानी आ सकती है, इरेक्शन के टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और दूसरा इरेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होना, कई मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इरेक्शन वीक है या फिर इरेक्शन है पर टाइमिंग की प्रॉब्लम है उनको सेक्स के ड्यूरेशन में। सो उसके कारण भी वो यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। आसपास देसी ट्रीटमेंट लेने से यूजुअली फ़ायदा नहीं होता है और नुकसान ज़्यादा होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने में डिले होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या जो यूरिन में इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? यूरिन में इन्फेक्शन अपन को दो तरीके से बात करनी पड़ेगी, या तो पुरुषों में हो रहा है या फिर महिलाओं में हो रहा है। जो पुरुषों और बच्चों में हो रहा है, तो जो पुरुषों में इन्फेक्शन हो रहा है वो यूजुअली किसी कारणवश होता है, उसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, क्योंकि पुरुषों के अंदर अक्सर नॉर्मली अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब यूं ही इन्फेक्शन नहीं होता है, या तो उनको कोई अंडरलाइंग रीजन होता है जिसके कारण उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर उनको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए उस टाइम तो एंटीबायोटिक चाहिए होती है, पर बाद में जांचें चाहिए होती हैं कि क्यों उनको इन्फेक्शन हुआ। जो महिलाओं के अंदर इन्फेक्शन होता है, कई महिलाओं को नॉर्मली इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, और एक बार इन्फेक्शन का जिनको रिस्क रहता है उनको बाद में इन्फेक्शन दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाता है, और कई बार कोई कारण नहीं निकल के आता कि क्यों उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसलिए अगर महिलाओं में इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि यूजुअली एडोलेसेंस के बाद शुरू होता है, जब शादी हो जाती है या सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसके बाद यूजुअली इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। और एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो कई बार उसका कारण नहीं निकल के आता, और कई बार उसके लिए कोई जांच भी नहीं की जाती, क्योंकि महिलाओं के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क यूजुअली ज़्यादा रहता है पुरुषों के कंपैरिजन में। इसके लिए महिलाएं क्या कर सकती हैं या पुरुष क्या कर सकते हैं? जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप पानी ठीक ठाक पिएं, मॉडरेशन के अंदर पिएं, नीचे की साफ़ सफाई रखें। जैसे पुरुषों के अंदर अपने बात की कि चमड़ी पीछे नहीं जा रही है, कई बार लोग पीछे करके साफ़ नहीं करते हैं, अंदर गंदगी जमा होती रहती है, दैट ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। तो पुरुष वो कर सकते हैं कि नीचे की साफ़ सफाई रखें। सिमिलरली जनरल जो महिलाएं कर सकती हैं कि जब नीचे की साफ़ करते हैं या फिर वो वॉशरूम जाके आ रहे हैं तो पेशाब के रास्ते से नीचे लेट्रिन के रास्ते की तरफ साफ़ करें, ना कि पीछे से आगे, बिकॉज दैट इंक्रीजेज द रिस्क कि कीटाणु लेट्रिन के रास्ते से पेशाब के रास्ते में आ सकते हैं। ऑल्दो ये साइंटिफिकली प्रूवन श्योरली नहीं है, बट दीज आर जनरल थिंग्स जो कि वो कर सकते हैं। बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होने का रिस्क बिल्कुल ही अलग होते हैं। बच्चे आर नॉट रियली स्मॉल एडल्ट्स, उनकी अलग फिजियोलॉजी होती है, तो उनके अंदर जो इन्फेक्शन के रिस्क हो रहे हैं उसके कारण अलग होते हैं। कई बच्चों को पेशाब में परेशानी होती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन होता है जो कि उनके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाता है, या फिर उनके गुर्दे में सूजन होती है जो कि उनके इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाता है। सिगरेट, तंबाकू, जर्दा स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, फिर क्यों हम इनके नजदीक चले जाते हैं? दिल ही लगाना है तो गीत संगीत का जादू है ना, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। इंफोटेनमेंट का डोज 100.3 FM पर मिलेगा ना। तन और मन दोनों रहेंगे स्वस्थ जब आप बनेंगे रेडियो पिंक सिटी के दोस्त। यारो दोस्ती बड़ी ही रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM प्रोग्राम हेल्थ इशू। डॉक्टर साहब, शो का प्रारूपिक एक और विजेता हमारे शो के होंगे जिनका सवाल आपको सर्वश्रेष्ठ लगा हो, जिनके सवाल से और लोगों को जानकारी अवेयरनेस आई हो। ऐसा कौन सा सवाल आपकी नज़र में रहा? एक सवाल था कि एज के साथ जो लेडीज़ हैं उनको यूरिन के कंट्रोल में कमी हो जाती है। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अवेयरनेस भी फैलाई जाए कि विमेन को जो कंट्रोल में कमी हो रही है वो नॉर्मल नहीं है और उसके लिए इलाज संभव है। जी, ये सवाल पूछा था कोमल ने, ये बन गई हमारी शो की दूसरी विजेता। इनको भी पुरस्कार दिया जा रहा है डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर टोंक रोड जयपुर की ओर से। और साथ ही हमारे शो के दोनों विजेताओं को मैं एक नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर आप ध्यान से सुनिए। इस नंबर पर आपको अपना नाम लिख के मैसेज करना है। नंबर है 9414345895। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9414345895।
95। इस नंबर पे आपको अपना नाम लिख के मैसेज करना है। क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से हम खुद को फिट रखें, स्वच्छ रखें? और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, अच्छी लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड खाना, हाई फाइबर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ये बेस्ट चीज़ें हैं जो आप अपने लिए कर सकते हैं। और स्मोकिंग अवॉइड करना, टोबैको अवॉइड करना, आई थिंक ये बेस्ट चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी और इतनी विस्तृत जानकारी देने के लिए। धन्यवाद पंकज। ये थे डॉक्टर देवांशु बंसल, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुनते रहिए।